हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ से। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज एक नॉलेज सेक्शन है बट आज छोटा छोटा सा है। टाइम शायद 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है बट ठीक है। और उसके बारे में बात करेंगे तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं। और अभी भी डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा है ऑन अवर invested.in। जाके आप ऑफर्स में चेक कर सकते हैं एंड डू चेक अवर प्रोडक्ट्स लाइक मॉडल पोर्टफोलियोज एंड एवरीथिंग। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ से। तो यूएस मार्केट्स थोड़ा सा नेगेटिव रहे, यूरोपियन मार्केट्स भी नेगेटिव रहे। तो कुछ कुछ रीजंस हैं विच आई वांटेड टू डिस्कस। तो एक तो जो यूएस फेड का एक ऑफिशियल है, उन्होंने कहा कि भाई सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है इस साल, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा आराम आराम से करेंगे। तो ये मार्केट को पसंद नहीं आया, भाई जल्दबाजी करो ठीक है। तो मार्केट थोड़ा, एक तो ये रीज़न रहा। ठीक है, ऑफ कोर्स रिजल्ट्स वहाँ पर भी आ रहे हैं, इंडिया में भी आ रहे हैं। तो हम इंडिया के रिजल्ट्स की तो हम बात करेंगे ही, बट वहाँ पर भी रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मिक्स आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, गोल्डमैन सैक्स का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। तो बैंक्स के रिजल्ट्स मेजरली आ रहे हैं एंड दे वर क्वाइट मिक्स्ड एंड दैट्स वाई द मार्केट इज रिएक्टिंग थोड़ा नेगेटिवली पॉजिटिवली अराउंड इट एज वेल। ठीक है, तो ये सारे रीजंस रहे। और एक ऑब्वियसली ऑयल का एक इम्पैक्ट, राइट। वो रेड सी का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है विद हाउथीज रिबेल्स, राइट, यमन के। एंड यूएस ने भी कुछ अटैक वगैरह किया है उनके ऊपर, आई एम श्योर आपने पता ही होगा लास्ट वीक जो हुआ। ठीक है, तो उसकी वजह से एक ऑयल का जो एक इम्पैक्ट है, राइट, ऑन इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन, वो ज़्यादा रहता ही है। तो वो भी एक इम्पैक्ट है कि भाई डिमांड तो मतलब एक वैसा चल रहा है कि डिमांड कम हो रही है बिकॉज ऑफ स्लो डाउन अक्रॉस द ग्लोब। और साथ में ये जो इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ रेड सी, जिससे ऑलमोस्ट 20% ट्रेड वर्ल्ड का जाता है, तो वहाँ से ऑयल का भी काफ़ी ट्रेड जाता है बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूट। तो वो भी है कि भाई अगर सप्लाई चेन में गड़बड़ हो गई और फिर से क्या कहते हैं ओवरऑल कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट बढ़ गए, तो फिर इन्फ्लेशन पे वो भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो सारे भी एक फैक्टर्स जो हैं वो थोड़े बहुत प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो एक रिजल्ट हो गया, एक ये फेडरल यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट का एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, राइट। और थर्ड जो है वो ऑयल का एक इम्पैक्ट बेसिकली चल रहा है। ठीक है, मतलब आईएमएफ की कल आई वाज लुकिंग एट अ स्मॉल इंटरव्यू बाय गीता गोपीनाथ एज वेल, राइट, डावोस में। तो शी वाज आल्सो सेइंग कि भाई इंटरेस्ट रेट्स जो हैं अभी हाई ही रहेंगे बिकॉज बैटल अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज नॉट ओवर येट, राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो ये बात हो रही है ना कि मार्केट में रेट कट बहुत जल्दी होंगे, तो आई थिंक इट्स अ प्री मैच्योर डिस्कशन एंड वी डोंट थिंक इट विल हैपन वेरी सून। ठीक है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज नॉट ओवर येट। तो दैट्स व्हाट शी वाज सेइंग। तो अगेन ये चीज़ें भी समझनी है कि तो मार्केट्स ये सारी चीज़ें भी सुनता ही है एंड अकॉर्डिंगली वो थोड़ा बहुत रिएक्शन रहता है एंड दैट्स वाई ऑल द इंडिसेस ऑन यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो थोड़े नेगेटिव में रहे। इंडिया स्पेसिफिक कोई न्यूज़ ऐसा तो नहीं थी, बट एक फन के लिए थोड़ा एक न्यूज़ थी कि फिच जो यूएस रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया की BBB- जो रेटिंग है, जो जंक रेटिंग से सिर्फ एक ऊपर होती है, ठीक है, उसको अभी भी मेंटेन करके रखा है और स्टेबल आउटलुक अमिड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, वो उन्होंने बोला है। तो अगेन ये इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन पहले भी हो चुका है कि ये रेटिंग्स मतलब फॉर अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड डजेंट मेक एनी सेंस विद मतलब नॉट दैट बैड डेट इक्विटी, मतलब कोई भी एज सच कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो जिसकी वजह से ये रेटिंग एक्चुअली इंडिया की होनी चाहिए। बट अगेन there are a lot of different comments and I think that's a discussion for separate forum and not here. But again, I think this is more for fun element rather than I think we should look at it from too much. But yes, definitely we should understand the globe. मतलब उन्होंने सब पॉजिटिव ही बोला है कि भाई इंडिया की जीडीपी 6.2% से ग्रो करेगी। ठीक है, उन्होंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप बहुत इंप्रूव हो रहा है इंडिया में, तो वो सारी चीज़ें अच्छी ही बोली है। लेबर मार्केट की थोड़ी वीकनेस है बट अगेन चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, तो वो सब चीज़ें उन्होंने अच्छा ही बोला है ओवरऑल। एडिबल ऑयल इंपोर्ट ड्यूटी जो है अगेन इंडिया ने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है कि भी मार्च 2025 तक हम इंपोर्ट ड्यूटी एडिबल ऑयल पे कम ही रखेंगे और मेजरली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। जैसे कल मैंने जो परसों मैंने बात किया था, जो फूड इन्फ्लेशन एक थोड़ा सा हॉट आया है, राइट, इन दिसंबर फ्रॉम सीपीआई परस्पेक्टिव, और उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट, स्पेशली इलेक्शन ईयर है तो डेफिनेटली एक गवर्नमेंट के दिमाग में रहेगा कि भाई फूड इन्फ्लेशन बढ़ना नहीं चाहिए, राइट, अदरवाइज इट कैन हैव ए वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट on the economy as well and of course from the election perspective as well। और उसके लिए आई एम श्योर गवर्नमेंट इज डूइंग डिफरेंट थिंग्स। तो उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम ही रखी है अगले 1 साल और के लिए ऑन द
क्रूड सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, सोया ऑयल, तो ये सारी चीज़ें, ताकि बिकॉज दे आर द मेजर रॉ मटेरियल फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स विच आर मेड इन, मतलब हमारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं या फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत यूज़ होता है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इम्पोज्ड एक्सपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है उन्होंने ऑन मोलासिस। तो मोलासिस किस लिए बनता है? वो एथेनॉल वगैरह के लिए, अल्कोहल एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए मोलासिस यूज़ होता है, एक शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है बेसिकली। तो उसके ऊपर भी 50% एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट ना करो, इंडिया में ही उसको यूज़ करो। तो अगेन एज अ कि भाई जितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन इंडिया में ही रहेगा और डोमेस्टिकली रहेगा, स्पेशली जो प्रोडक्ट जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आई एम श्योर गवर्नमेंट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन दैट। मार्केट्स कल थोड़े नेगेटिव रहे, तो कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस, आई थिंक परिमल टॉक्ड अबाउट इट यस्टरडे की रिजल्ट्स 56% डिक्लाइन था कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, मेजरली बिकॉज ऑफ रिलायंस ने डिविडेंड इनकम नहीं थी उनकी कोई, और उनके पास मेजरली रिलायंस की स्टॉक है, वही उनकी इनकम है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट 7% डाउन जो है जियो फाइनेंशियल सर्विस, बट दे अनाउंस्ड वेरियस थिंग्स, बट अगेन इट्स स्टिल अनाउंसमेंट, अब इंप्लीमेंटेशन वगैरह होगा तो वी विल नो मोर अबाउट द जियो फाइनेंशियल। एंजल वन का जो है 14% डाउन था, इट कुडंट मीट द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू द मार्केट्स एक्सपेक्टेशन, तो 14% डाउन जो है एंजल वन का था, उसकी वजह से डाउन था मतलब। और अब यही चीज़ बिल्कुल अपोजिट आई फ्रॉम आईसीआईसीआई डायरेक्ट। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ बेसिकली, राइट, उन्होंने 66% का प्रॉफिट, स्टैंड अलोन को प्रॉफिट ग्रो किया, ठीक है, और रेवेन्यू ऑल्सो बाय 50%। डीलिस्टिंग की बात चल रही है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की, राइट, बट रिजल्ट्स वर प्रेटी गुड, और एक्सपेक्टेड भी है कि रिजल्ट अच्छे रहेंगे बिकॉज मार्केट्स आर डूइंग सो वेल, राइट। तो ओवरऑल उनका जो ब्रोकिंग बिजनेस है, राइट, इन दीज गुड मार्केट्स शुड डू वेल, राइट, दे आर इनटू वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, तो दैट शुड ऑल्सो डू वेल बिकॉज भाई मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं तो आज एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है तो कमीशन बढ़ रहा है, राइट। और आईपीओस वगैरह का सीजन चल रहा है, आईपीओस बहुत आ रहे हैं, तो दे डू दैट एज वेल, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं वो, तो ये सारी चीज़ें तो ऑफकोर्स मतलब मेरे को लगता है कि एक्सपेक्टेड लाइन्स पे ही उनका रिजल्ट एक काफ़ी अच्छा रहा बिकॉज ऑफ द हेल्प फ्रॉम द मार्केट्स विच दे रिसीव। तो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कल आया वो है एचडीएफसी बैंक, राइट। और जब रिजल्ट का जब हेडलाइन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है वाह बहुत अच्छा है कि पैट जो है वो 34% वाई ऑन वाई बढ़ा, दैट वाज द, मतलब जब फर्स्ट रिजल्ट आया तो ये हेडलाइन थी मेरे पास, बट देन ऑब्वियसली जो व्हेन यू गो इनटू इट यू गेट टू नो मोर थिंग्स। तो 34% इसलिए था क्योंकि एक साल पहले एचडीएफसी बैंक प्री मर्जर था, एचडीएफसी लिमिटेड उसमें मर्ज्ड नहीं था, ठीक है। तो एचडीएफसी लिमिटेड सेपरेट कंपनी थी, एचडीएफसी बैंक सेपरेट कंपनी थी, तो एचडीएफसी बैंक का वो बेस लिया हुआ है, वो मर्ज्ड एंटिटी का नहीं है, और उसके ऊपर अब मर्ज्ड एंटिटी का जो नंबर है वो ऐड किया है, तो इसलिए वो 34% जो है वो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ दिख रहा है, या इंटरेस्ट अर्नड भी 65% का ग्रोथ दिख रहा है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 24% का ग्रोथ दिख रहा है। तो वो सारी चीज़ें इसलिए अच्छी दिख रही है क्योंकि प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर के रिजल्ट है, तो बेसिकली दे आर नॉट कंपैरिजन, ठीक। तो हमें एक्चुअली क्यू ऑन क्यू रिजल्ट ही देखना चाहिए। तो क्यू ऑन क्यू कैसा रहा? तो क्यू ऑन क्यू में प्रॉफिट सिर्फ 2% से बढ़ा, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट अर्न 4.3% से बढ़ा क्यू ऑन क्यू में, ठीक है। तो जब उस नेट रेवेन्यू जो है ओवरऑल 4% से बढ़ा, तो वो जब क्यू ऑन क्यू परस्पेक्टिव से देखते हो आप रिजल्ट को, तो फिर आपको समझता है कि यार मतलब जितना मैं एक्साइटेड हो रहा था ईपीएस परस्पेक्टिव से, इट वाज जस्ट एक्चुअली थोड़ा सा ईपीएस बढ़ा है क्यू ऑन क्यू परस्पेक्टिव से, नॉट मच, एंड ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव से अगर ईपीएस देखें तो एक्चुअली गिरा है, ठीक है। तो दीज वर द मतलब तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। एनआईएम्स ड्रॉप हुए, सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट रहा नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, राइट, कि आपने कितने में पैसा उठाया और कितने में दिया, उन दोनों का जो डिफरेंस है, कि मैंने 4% के ऊपर पैसा उठाया, मैंने एफडी में या सेविंग्स अकाउंट, ये सारी चीज़ों में 4% पर सपोज पैसा उठाया और 7-8% का लोन दिया, तो मेरा 4% पर उठाया, 8% का दिया और 4% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वो 3.4% आया, विच हैज़ गॉन डाउन। तो ये अगर हम यही बात करेंगे एक साल पहले की, तो वो 4.1% था, अब 3.4%। अगेन एक्सपेक्टेड है, हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियोस चल रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली आपको एफडीज वगैरह पे इनको अच्छे इंटरेस्ट देने पड़ते हैं, और इनका कासा रेशियो जो है वो काफ़ी कम हुआ है। अगर आप देखोगे तो 1-1.5 साल पहले 45% का कासा रेशियो, मतलब करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि वहीं पर सबसे लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स मिलते हैं बैंक को, तो वो 45% से 37% पे आया, ठीक है। तो वो चीज़ों की वजह से वो जैसे जैसे कासा रेशियो कम हो रहा है तो लो कॉस्ट ऑफ फंड कम हो रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली एचडीएफसी लिमिटेड के बाद वो कासा रेशियो और डिफरेंट है क्योंकि वो तो बैंक था ही नहीं, राइट। तो कासा रेशियो का ओवरऑल वो कम ही होना है,
तो वो कम हो रहा है कासा रेशियो, तो कासा रेशियो का कम होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो पैसा उठाना है मार्केट से, वो हायर पे मिलेगा। वो थोड़ी ना आपको 3-4%, 2%, 1% या 0% में मिलेगा ना। तो फिर इसलिए वो एक आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे इम्पैक्ट करता है। और आपको आजकल कंपटीशन बढ़ गया है बैंकिंग में, राइट। तो एफडी इसके इंटरेस्ट, आपको अगर पैसा उठाना है, एफडी के पैसे लेने हैं, तो आपको इंटरेस्ट अच्छा देना पड़ता है। अगर आप कम दोगे तो फिर दूसरे बैंक्स हैं ना, ठीक है। तो ये सारे इम्पैक्ट तो है ही, अब हाई इंटरेस्ट रेट्स में ये सारी चीज़ें होती ही हैं, तो इसलिए वो सारी चीज़ें हुई है, तो इनका इम्पैक्ट भी है। फिर प्रोविजंस भी थोड़े बड़े, क्योंकि आरबीआई का एक सर्कुलर आया था, आपको याद होगा, दिसंबर 19 को, राइट, ऑन एआईएफ्स के ऊपर, कि आप इन्वेस्टमेंट एआईएफ्स में नहीं कर सकते, और जिसमें आप जो मतलब जिन्होंने आपसे लोन लिया हुआ है, तो वो कुछ एक बेसिकली एक सर्कुलर था 19 दिसंबर को। आई थिंक मैंने ही उसके ऊपर बात की थी मॉर्निंग न्यूज़ में। तो उसकी वजह से भी इनकी जो कंटिजेंसी है, प्रोविजंस हैं, राइट, वो 1220 करोड़ से बढ़ गए। वो भी एक रीज़न रहा कि जो ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो मतलब बहुत अच्छे नहीं है, मतलब इतने अच्छे नहीं है, बिकॉज प्रोविजंस बढ़ गए हैं ओवरऑल। बट ओवरऑल एनपीएज है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है। दे हैव ऑलवेज बीन, मतलब दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। एचडीएफसी बैंक हैज ऑलवेज बीन, इवन द कोविड टाइम्स, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ों की वजह से जो अगर इम्पैक्ट क्या रहा है, तो रिजल्ट तो कल जो आया था वो तो मार्केट बंद होने के बाद आया था, तो इंडिया के ऊपर नहीं रहा। बट एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर है, मतलब एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक है, उसका एडीआर होता है एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, वो एक यूएस में भी ट्रेड होता है। वहाँ पर वो जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 5-6% डाउन था, ठीक है। तो उससे ये लगता है, अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि जाके शॉर्ट कर लो, उससे ये लगता है कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा डाउन खुलेगा। बट अगेन यू डोंट, वी कैन नेवर प्रेडिक्ट द मार्केट, राइट। तो वैसा है। फिर और कुछ चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बता देता हूँ मैं आपको, कि इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एचडीएफसी बैंक ने है ना, ब्रांचेस बहुत खोल रहे हैं। वो बहुत ही अलग अप्रोच से काम कर रहे हैं, राइट। बिकॉज अगर हम आजकल बात करें तो आप कहते हो यार ऑनलाइन बैंकिंग की बात हो रही है, मोबाइल बैंकिंग की बात हो रही है, एसएमएस बैंकिंग की बात हो रही है, मतलब बैंक तो हम जाते ही नहीं है ब्रांच में। तो लेकिन दे हैव अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। दे आर सेइंग कि नहीं, हम जो है छोटे छोटे टाउन्स में, सिटीज़ में, विलेजेस में जाना चाहते हैं, एंड वी वांट टू इंक्रीज आवर बैंकिंग बिकॉज वी आर सो बिग कि हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो दे ओपनड 908 ब्रांचेज इन 2023, लास्ट 12 महीने में 908 ब्रांचेस थे ओपन। एंड मतलब आप देखो कि आईडीएफसी फर्स्ट के साथ कंपेयर, आईडीएफसी फर्स्ट की शायद 850 ब्रांचेस है टोटल, इन्होंने एक साल में 908 ब्रांचेस खोल दी, ठीक है। और 146 ब्रांचेस सिर्फ दिसंबर क्वार्टर में, लास्ट 3 महीने में खोली है इन्होंने, ठीक है। तो ओवरऑल इनकी जो ब्रांच है वो 8000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब ऑब्वियसली एचडीएफसी लिमिटेड की ब्रांचेस भी मिली है ना, तो कुछ कम भी करेंगे, आई एम श्योर, ये धीरे धीरे, राइट। बट 8000 प्लस इनकी ब्रांचेस हो चुकी है। और इनका एक्सपेक्टेशन, जो उनसे पूछा गया, जो उनका सीएफओ जो अर्निंग कॉल में, तो उन्होंने कहा कि 13,000 बैंक ब्रांचेस का हमारा प्लान है इन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। तो वो 5 ईयर भी मान लें तो मतलब ऑलमोस्ट इनका ये है कि हर साल इनको 1,000 ब्रांच खोलनी है। तो वेरी डिफरेंट अप्रोच अगर हम देखेंगे ओवरऑल, राइट। तो इसने उन्होंने कहा है कि भाई हमें अपनी रीच बढ़ानी है, वी आर एक्सपैंडिंग अवर रीच टू गेट कस्टमर्स देयर। तो मतलब हमें छोटे छोटे टाउन्स में अपनी, मतलब उनका एक वैसा थॉट है। तो एज आई सेड, वेरी डिफरेंट इन दिस टेक वर्ड, राइट, टू हैव दैट। तो वो एक अलग है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई कि उनका एक सब्सिडरी है एसडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट, विच इज़ एनबीएफसी, राइट, ऑफ नॉन बैंकिंग आर्म है एचडीएफसी बैंक का। उसमें उनका स्टेक जो है 94.7% स्टेक है करंटली, और दे आर प्लानिंग है आईपीओ इन दैट। तो उन्होंने कहा है कि हमारा आईपीओ का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, राइट। एंड तो वो जो एंटिटी है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका 640 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 28% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। तो दे आर डूइंग वेल, राइट। टोटल लोन बुक जो है उनकी 84,000 करोड़ की है। तो इट कैन बी इंटरेस्टिंग आईपीओ विच आई थिंक विल कम फ्रॉम एचडीएफसी ग्रुप, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि वी आर वर्किंग, वी विल स्टार्ट, एक्सपेक्ट टू स्टार्ट द आईपीओ प्रोसेस ऑफ एचडीएफसी इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, दैट वर द थिंग विच दिस सेड। तो ये भी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है फ्रॉम एचडीएफसी बैंक का। और एचडीएफसी बैंक ने पूरा का पूरा अपना स्टेक था उनका बंधन बैंक में। अगेन इट वाज अ ट्रेजरी कॉल, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक सेल नहीं था, स्टेक नहीं था। वो 4.3% का स्टेक था उनका बंधन बैंक में, दे हैव सोल्ड कंप्लीटली इन दिस क्वार्टर। तो वो भी दैट्स व्हाट दे टोल्ड द स्ट्रीट एज वेल। तो ये सारी चीज़ें थी एचडीएफसी बैंक में। Well, I am hoping, I will request Parimal also to have a more detailed discussion on this because he is an expert in banking. He knows banking much better than me. तो आप सब लोग कमेंट करो, ठीक है। तो फिर आई विल टैग हिम कि इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि आपको चाहिए कि अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पे स्पेसिफिक वो बने तो, ठीक है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का भी रिजल्ट आया। तो अगेन
इंटरेस्टिंग था, अच्छा रिजल्ट था, 22% का प्रॉफिट अप था। और ओवरऑल ग्रोथ इन हेल्थ केयर सेगमेंट इज डूइंग वेल, स्टिल 42% का ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर हेल्थ केयर में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली उनका जो मेन एलिंग जो बिजनेस है दैट इज मोटर इंश्योरेंस, बिकॉज दैट इज फेसिंग लॉट ऑफ कंपटीशन। पहले मतलब ओवरऑल ऑटो सेगमेंट वाज नॉट डूइंग सो वेल, फिर गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस वगैरह में भी एक्सपेंसिव हो गया था हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा उनका इंपैक्ट हो गया था, बट वो भी थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। कंबाइंड रेशियो अभी भी 100 से ज़्यादा है, मतलब ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिसी दे आर स्टिल नॉट अर्निंग मनी, राइट। तो उनका मेजरली पैसा जो आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट इनकम से ही आ रहा है, अगर हम उस हिसाब से देखें तो। बट दैट इज डूइंग वेल बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स आर डूइंग वेल, मार्केट्स इज डूइंग वेल, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उनके ऊपर रही हैं। L&T टेक का भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। L&T टेक एक प्रीमियम, मतलब अगेन ER&D स्पेस में जैसे टाटा इलेक्सी का कॉम्पिटिटर एक तरह से मान के चल सकते हैं आप, ये टाटा टेक का कॉम्पिटिटर, राइट। तो उनका रिजल्ट जो आया वो 13% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ किया है उन्होंने, तो अच्छा रिजल्ट है। मतलब इन दिस सिनारियोज अगर हम एक ग्लोबल स्लो डाउन वगैरह की बात करें और बाकी विप्रो, TCS और इन्फोसिस के रिजल्ट देखें तो उस हिसाब से ऑब्वियसली दे आर इन ER&D सेगमेंट विच इज अ हायर ग्रोथ सेगमेंट, राइट। तो उस हिसाब से रिजल्ट वॉज गुड। आई थिंक 13% का ग्रोथ है ऑन द प्रॉफिट्स, रेवेन्यू वॉज 12.3% अप, राइट। और कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म में भी रेवेन्यू जो है 11% अप था, ठीक है। तो ऑब्वियसली ओवरऑल मेरे को लगता है कि एक इंटरेस्टिंग, एक अच्छा रिजल्ट ओवरऑल, और एक पॉजिटिव ही कमेंट्री दी है उन्होंने। उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस भी बोला है कि भाई हमारी 17.5 से 18.5% का कांस्टेंट करेंसी टर्म में हम जो है FY24 को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की है, पेटेंट्स भी उन्होंने बढ़ रहे हैं उनके, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। तो मतलब इट्स इज ओवरऑल आई थिंक हैज़ बीन अ डिसेंटली गुड रिजल्ट, दो द एम्प्लॉय काउंट हैज़ डिक्रीज्ड quarter on quarter, not year on year, quarter on quarter it has decreased a bit, around 500 400 500 people have मतलब reduced, 24,000 के आसपास का उनका लास्ट क्वार्टर में नंबर्स थे, अब 23,300 के आसपास है। तो 400-500 एम्प्लॉयज़ कम हुए हैं। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ ना कि एक IT सर्विसेज इज़ अ वेरी एम्प्लॉय ओरिएंटेड, तो एम्प्लॉयज़ कितने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो उससे ही लगता है कि मतलब चीज़ें जो मतलब जिस हिसाब से नंबर्स लग रहे हैं कि ग्रोथ है 17% या 14% या 13% या, राइट। तो नंबर अगर एम्प्लॉयज़ नहीं बढ़ रहे तो ये दो ही चीज़ें हैं, या तो भाई एफिशिएंसी बढ़ रही है, मतलब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की वजह से वो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए नंबर बढ़ रहा है बट एम्प्लॉयज़ नहीं बढ़ रहे, या फिर मतलब कि आप जो है मैनेज कर रहे हैं सडनली, मतलब विद बेटर यूटिलाइजेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है, करंटली आप इम्प्रूव कर रहे हैं, बट आगे जो है वो कॉस्ट पे इम्पैक्ट आपका हो सकता है, आपके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट हो सकता है जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे। तो ये दो चीज़ें मेरे को लगता है ऐसे होनी चाहिए। मैप माई इंडिया का भी रिजल्ट आया, इट इज़ वन ऑफ अ पोर्टफोलियो स्टॉक फॉर अस, राइट। तो इसलिए दैट्स वाई वी आर कवरिंग इट हेयर एज वेल। एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया ओवरऑल, इनकम 32% से ग्रो हुई है, रेवेन्यू 36, मतलब टोटल रेवेन्यू 36% से ग्रो हुआ है, EBITDA 38% से ग्रो हुआ है, ठीक है। मार्जिन भी मेंटेन रहे, थोड़े से कम हो रहे हैं उनके मार्जिन, बिकॉज जो रेवेन्यू जो उनके प्रोडक्ट सेगमेंट है, राइट, वो अच्छा ग्रो कर रहा है, एंड दैट्स वाई इट इज़ लीडिंग टू लिटिल इम्पैक्ट ऑन द मार्जिन्स। वो उन्होंने पहले भी बोला था कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो, राइट, क्योंकि अगर हम लास्ट क्वार्टर में देखें तो मेरे को लगता है कि 45% का मार्जिन था, अभी 42 का EBITDA मार्जिन है, ठीक है। तो ओवरऑल हायर बेस वगैरह की वजह से पैट का जो ग्रोथ है वो कम दिखता है लास्ट ईयर के, बिकॉज टैक्स वगैरह का कुछ इम्पैक्ट था, तो उसकी वजह से हायर बेस था थोड़ा, तो पैट पे कम दिखता है। बट ओवरऑल अगर हम EBITDA पे देखें और टोटल इनकम पे देखें तो कंपनी हैज़ डन वेरी वेल, और वो लगातार वो 40-45% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेशन बोल रहे हैं, तो वो 36-38 पे चल रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट को कैसा लगेगा, बट ओवरऑल रिजल्ट इज प्रेटी डिसेंट, ठीक है। दे हैव डन, बोथ सेगमेंट हैव डन गुड, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली जो उनका मेन जो सेगमेंट है, राइट, विच इज़ द ऑटो सेगमेंट, ठीक है, उसमें ग्रोथ थोड़ी कम है, एंड द अदर सेगमेंट जो है जो प्रोडक्ट सेगमेंट है उसमें ऑब्वियसली इट इज़ अ बेटर, ठीक है। सो दैट इज ऑल ऑन द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। कंपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो आज रिजल्ट आने वाले हैं वो जो विच आई विल बी फॉलोइंग, तो एशियन पेंट्स डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टॉक अगेन, तो डेफिनेटली वी विल फॉलो LTI माइंट्री, ठीक है। तो वन ऑफ अ वेरी गुड आई थिंक टेक कंपनी हमारी शॉर्टलिस्ट में रहती ही है, मोस्टली नॉट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो बट डेफिनेटली पार्ट ऑफ द शॉर्टलिस्ट। हैप्पीएस्ट माइंड्स एंड ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस का फर्स्ट रिजल्ट है, मतलब सेकंड है HDFC लाइफ के बाद, तो आई थिंक वी विल फॉलो दैट एज वेल। सो दैट इज ऑल। अब क्विकली एज अ सेट कि बहुत छोटा करूंगा आज, उसको बड़ा नहीं करूंगा, ठीक है। तो बस बेसिकली एक सिंपल सा एक कंपैरिजन है, मतलब आई जस्ट सॉ ए ट्वीट एंड आई वाज वेरी फैसिनेटेड, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस। तो आपको पता ही है कि रिसेंटली US में बिटकॉइन ETF करके एक नई प्रोडक्ट लॉन्च किया, विच वॉज लॉन्च बाय ब्लैक रॉक, राइट।
तो ब्लैक रॉक यू नो इज़ द बिगेस्ट मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, कुछ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, आई डोंट 8 9 10 ट्रिलियन डॉलर के कुछ उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट है, कुछ ऐसा है, राइट। तो उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग था कि 2017 में उनके सीईओ, सेम सीईओ लैरी फिंक सेज बिटकॉइन एन इंडेक्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, दैट्स व्हाट ही कॉल्ड इन October 13, 2017, CNBC में ही। अब जो है ऑफ कोर्स नाउ ब्लैक रॉक हैज लॉन्च्ड इट। तो लैरी फिंक सेज बिटकॉइन ETFs आर जस्ट द फर्स्ट स्टेप इन द टेक्नोलॉजिकली रिवोल्यूशन ऑफ फिनेंस। तो बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू, अगेन नथिंग अगेंस्ट लैरी फिंक हेयर, नथिंग अगेंस्ट बिटकॉइन हेयर, माय पॉइंट इज ऑन द अप्रोच, राइट। तो आप एज अ इन्वेस्टर कैसे किसको कैसे बिलीव करें, राइट, वो चीज़ है। तो मतलब मैं आपका ये चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आई इसको पढ़ के कि एवरी वन इज अ सेल्स मैन, राइट। अगर जब तक ब्लैक रॉक वॉज नॉट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम बिटकॉइन तो इट वॉज अ इंडेक्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। व्हेन दे स्टार्टेड गेटिंग मनी आउट ऑफ इट तो इट बिकेम्स अ रिवोल्यूशन ऑफ फिनेंस, राइट। तो ये चीज़ हमें समझनी, और ये आप कमेंट्स में भी देखेंगे, टू दे कुडंट प्रॉफिट फ्रॉम बिटकॉइन, दे कैन मेक अ बिग बैंक ऑन बिटकॉइन, इजी एक्सप्लेनेशन, दैट्स द डिफरेंस। इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आई व्हेन यू आर ऑल्सो लिसनिंग टू मतलब पीपल लाइक अस ऑल्सो, मतलब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बोल लो आप, या फिर ओवरऑल पीपल हु इन्फ्लुएंस यू, राइट। तो आपको ये समझना है कि इज दैट पर्सन अ सेल्समैन, इज ही ट्राइंग टू सेल मी समथिंग, इवन इफ ही ट्राइज टू, आई एम सेइंग आई थिंक एवरीवन इज अ सेल्समैन अल्टीमेटली, राइट, मतलब एटलीस्ट इन द प्रोफेशनल लाइफ, राइट। तो समवन इज सेलिंग समथिंग टू यू बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट आपको जो है ओवरऑल समझना है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे आर सेलिंग, क्या समझा रहे हैं क्या नहीं, कितना ट्रांसपेरेंसी है क्या नहीं है, एंड देयर प्रिंसिपल्स, व्हाट आर देयर प्रिंसिपल्स। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी समझ लो। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक रॉक, एज आई सेड, इज द बिगेस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इट सच अ स्टार्क statements in a matter of like 7 years. We should be careful in this. Basically, again, as I said, nothing against anything here. I just wanted to tell you about this. मतलब मेरे को थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के CEOs can also have such a stark two different statements, and I'm sure he can convince us कि why they are both are right. But I just, as I said, कि as a investor, right, we should be very careful when we are listening to any I should big personality या any financial influencer or anyone like that, right। तो वो थोड़ा ध्यान रखा करो, समझा करो, go to the detail, especially it's your hard earned money. I think we should definitely go into detail exactly what product it is, क्या है क्या नहीं है, समझो, 4-5 लोगों से पूछो, रिसर्च करो थोड़ा बहुत, and then take a call. Don't be कि जल्दी जल्दी करके या नहीं इसने बोला है तो ठीक ही होगा, try avoiding that. That's what I wanted to share with you. That is all. If you have any question, please do write in the comment section below. अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। investinner.in वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिए, राइट। आई सेड कि वी हैव ऑल्सो क्राइटेड सम प्रोडक्ट्स, तो वो भी चेक कीजिए इफ़ यू लाइक इट। मतलब कोशिश की गई है कि आप सबको एक जेन्युइन, एक ट्रस्ट वर्दी और एक ऑनेस्ट प्रोडक्ट्स बना के दें। दैट इज़ ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद।